फ्रेंड्स वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज हम लोग केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 का ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को ही हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल्स फोर्सेस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स आर देयर। ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस के बेस पे कितने टाइप से क्रिस्टल होते हैं ये बताना है हमें। ठीक, तो देखो उसके बेस पे चार टाइप से होते हैं। एक होता है मेटेलिक क्रिस्टल, एक होता है आयोनिक क्रिस्टल, एक है कोवेलेंट क्रिस्टल, एक है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मेटेलिक क्रिस्टल क्या होता है ये देखते हैं पहले हम लोग। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स, ठीक, मेटेलिक सॉलिड्स, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक, मेटेलिक आयन। और जो मेटेलिक आयन्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन इसी स्फीयर में मूव करते रहते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटेलिक, इसमें क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसमें। एग्जांपल देखते हैं, मेटल्स की कॉपर है, निकिल है, एक्सेट्रा। इसमें फ्री और मतलब इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं तो इसके प्रेजेंस होने के कारण ये क्या होते हैं, अच्छे गुड कंडक्टर हीट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी आते हैं। क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब देखते हैं आयोनिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन दिस क्रिस्टल्स आर आयन्स। तो आयोनिक क्रिस्टल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो क्रिस्टल्स आयन्स होते हैं। ये जो आयन्स है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं और रेगुलरली अरेंज होते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है किसके बीच में, आयन्स के बीच में। इसीलिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो दैट इज़ वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस क्रिस्टल बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हाई होते हैं। और मॉल्टन स्टेट में ये क्या होते हैं, अच्छे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो होता है इसमें। ये है सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और एक है जिंक सल्फेट का एग्जाम्पल है ये। अब देखते हैं कोवेलेंट क्रिस्टल्स क्या होता है। ठीक, कोवेलेंट क्रिस्टल्स कंसिस्ट करता है एटम्स, ठीक, जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स जो क्या होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कोवेलेंट क्रिस्टल से जो कोवेलेंट क्रिस्टल होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देखो ऊपर जो हम लोग दो पढ़े हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मॉडर्न स्टेट में गुड कंडक्टर होते हैं। फोर्थ है एग्जाम्पल इसका है डायमंड और सिलिका। फोर्थ है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो है किससे पार्टिकल्स से मिलकर बने, कौन से पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल का पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल्स होता है। ये जो इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उनमें एक वीक वंडर वॉल फोर्स मिलता है। ठीक, उनके साथ अटैच रहते हैं, एक सॉफ्ट होते हैं और कभी भी मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होता है इनमें और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड है, ड्राई आइस बोलते हैं, आयोडीन ये। अब सेकंड क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर का, राइट एनी फोर। इसमें चार डिफरेंस बिटवीन बताना है किसमें, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में। गाइज अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास 12 का बोर्ड एग्ज़ाम, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन बताओ। जैसे कि 3 नंबर का 3 नंबर लिखना एग्जैक्टली तो अगर अच्छा है, मतलब अगर आप फिक्स मतलब कि सेंटेंस को जो बड़ा बड़ा लिख के 3 पॉइंट डाल के लिखते हैं उसमें तो मिल जाएगा। लेकिन बाय चांस अगर कट गया तो 4 पॉइंट लिखेंगे तो बिना देखे, मतलब देखेगा ही वो, बट उतना नहीं काट पाएगा जितना काटने चाहिए। ठीक ना, इसे जितना पता है उतना लिख दो, बस याद रखना, ज़्यादा ही लिखना है, टाइम वेस्ट भी होगा तो सके एक एक्स्ट्रा ही लिखना। तो इसमें क्रिस्टलिन और एमॉर्फस का डिफरेंस बताना है आपको। तो क्रिस्टलिन में क्या होता है, उसका जो शेप है मतलब ज्योमेट्री, एक मिनट ना, क्रिस्टलिन सॉलिड में दे हैव रेगुलर एंड डिफाइंड ज्योमेट्री। क्रिस्टलिन सॉलिड में क्या मिलता है, उनके पास एक रेगुलर और डिफाइंड ज्योमेट्री होता है। जिसमें क्रिस्टलिन सॉलिड में खुद का ज्योमेट्री, खुद का एक शेप और एक रेगुलर मतलब। वही बात करें एमॉर्फस सॉलिड में, इनके पास ना ही एक रेगुलर शेप होता है, ज्योमेट्री होता है, और ना ही डिफाइंड ज्योमेट्री मिलता है। सेकंड बात करते हैं क्रिस्टलिन सॉलिड की, तो इस इन 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्या होते हैं, ऑर्डरली अरेंज, एक फिक्स ऑर्डरली अरेंज रहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड में नहीं ऑर्डरली अरेंज नहीं होते। सिंपल सी बात है, कैसे अगर आपको याद करें डिफरेंस, क्रिस्टलिन में देख लो, इसमें रेगुलर डिफाइंड ज्योमेट्री होता है, उसमें नहीं होता। और इसमें ऑर्डरली अरेंज होते हैं पार्टिकल्स, और इसमें ऑर्डरली अरेंज नहीं होते। और इसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, साफ होता है, इसमें नहीं मिलते।
और इसमें आइसोट्रॉपिक होते हैं ये, इनके पास मतलब सेंट्रल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सारे अलग अलग डिफरेंट एक्सिस से होते हैं। और इनमें इनमें ये भी आइसोट्रॉपिक है, लेकिन इनके पास सेम वैल्यू होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज सारे डिफरेंट एक्सिस देखेंगे तो वैल्यू सेम होता है इसमें, और इसमें डिफरेंट। एग्जांपल ये क्रिस्टलिन सॉलिड का सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, डायमंड, क्वार्ट्ज, जो कांच से कुछ बनते हैं वो इसी बोलते हैं क्वार्ट्ज। एमरफस सॉलिड क्या होते हैं? ग्लास, सिलिका, प्लास्टिक, ये सारे एमरफस सॉलिड में आते हैं। अब देखते हैं हाउ इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल डिटरमाइंड। हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ अननोन मेटल इफ यू नो इट डेंसिटी एंड द डायमेंशन ऑफ इट्स यूनिट सेल। एक्सप्लेन करना है आपको कि कैसे किसी यूनिट सेल डेंसिटी आप कैसे डिटरमाइन कर पाओगे आप, और आपको ये भी डिटरमाइन करना है कि कोई अननोन मेटल, मतलब कोई मेटल है आपको पता नहीं कि कौन सा मेटल है, तो उसका मास, एटॉमिक मास कैसे पता करोगे, और अगर आप उसकी डेंसिटी को जानते हो तो डायमेंशन तो ठीक समझाना है। अब इसमें आपको बताना है गाइस कि ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं, बस यहाँ मैं बता देती हूँ आपको कि किस तरीके से है ये। देखो यहाँ पर है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का जो एज लेंथ क्या समझते हो आप लोग? साइड का जो लेंथ होते हैं उसको एज बोलते हैं, उसी को ही। तो इसकी जो डेंसिटी सॉलिड सब्सटेंस जो डेंसिटी से डी लेट की है, ठीक है। और मोलर मास को एम, और मोलर मास को एम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा पता है, ए क्यूब हो गया। अब मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है, ठीक है, पता तो है नहीं। तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एक सिंगल एटम के मास से। तो जेड किसमें, नंबर ऑफ एटम को हम जेड से नोट किए हैं, देख सकते हो आप लोग, नोट किए, ठीक है। और एम क्या है यहाँ पर? मास है किसका? एक सिंगल एटम का। तो इस साइड जाएगा, मतलब जेड निकालना है हमें। तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द सेल। तो सेल में जो एटम प्रेजेंट होगा उसका मास पता कर लेंगे हम लोग। एम इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा एम अपॉन नंबर ऑफ, भाई एटम का मास है ये 10, इसलिए जो यूनिट सेल डेंसिटी है वो इतना हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जेड एम अपॉन ए क्यू हो गया। कैसे हुआ? यूनिट सेल का वॉल्यूम पूछा है तो ए क्यूब वहाँ पर था गिवन में, ठीक है। अब मास ऑफ यूनिट सेल, तो नंबर ऑफ निकाल जेड हो गया, और मास पूछा तो एम हो गया। इस तरीके से इसको इतना ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर डी ए क्यूब एन ए अपॉन जेड लिख सकते हो आप, ठीक है। 4th नंबर है वो सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, और समझाना है एन टाइप पी टाइप क्या कंडक्टर्स क्या होते हैं। हम लोग शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन देखे थे कि सेमी कंडक्टर क्या होते हैं। सेमी कंडक्टर की देखे थे, डोपिंग क्या होता है देखे थे, जिसमें आया था ये सेमी कंडक्टर, ये सब होते हैं, ठीक है गाइस। तो हम देखते हैं सेमी कंडक्टर क्या है। सॉलिड सब्सटेंस दोज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंटरमीडिएट एक सेकेंड, ओके। सेमी कंडक्टर, हाँ सॉलिड्स, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। सॉलिड सब्सटेंस जिसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या इंटरमीडिएट किसके बीच में, कंडक्टर, मतलब सेमी कंडक्टर किसे कहते हैं? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर बोलते हैं। देखो उस लाई करने के जो एक वो है 10⁻⁻⁶ टू 10 की पावर वेट, sorry for this। ओके नाउ वी स्टार्ट। हम क्या पढ़ रहे थे? सेमी कंडक्टर क्या होता है? सेमी कंडक्टर क्या होता है? सिंपल सी बात है, एक कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच जो लाई करता है उसे हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं। 10⁻⁻⁶ से 10 की पावर
माइनस सॉरी 4 से लाई करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। और ये टाइप पूछता था एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एलिमेंट्स ऑफ 14 ग्रुप लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। 14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन, सिलिका, जर्मेनियम, ये सारे जो हैं अपने आउटर मोस्ट वैलेंस सेल पे 4 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं। अब पता है वैलेंस सेल क्या होता है, जैसे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो कितना होता है, ऑक्सीजन का बात कर रही हूँ, आउटर मोस्ट सेल्स पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो दो निकल जाएगा सबसे पहले जो ऑक्टेट वाला का, उसके बाद 8 होता है, बट 8 ना हो पा के 3 6 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, उसका 6 वो है वैलेंस सेल। वैन ड्रॉप्ड विथ, ठीक है, तो ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं ये, इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस सेल पे होते हैं, हाँ होते हैं। जब हम इन्हें ड्रॉप कर देंगे किसमें, 15 ग्रुप के एलिमेंट के साथ, पोटेशियम और इसके साथ, तो वो क्या होगा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, उनके पास कुछ लेटिस साइट ऑक्यूपाई करने के लिए होगा। फॉर आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद द 4 नाइबरिंग सिलिकॉन एटम्स एंड 5th इलेक्ट्रॉन बिकम डिकोलाइज्ड इन केस ऑफ सिलिकॉन। जब सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो कनेक्टिविटी बढ़ेगा तो उसके कारण डिकोलाइज इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन में, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है इसे। अब देखते हैं पी टाइप, यहाँ बता देती हूँ पी टाइप क्या होता है। ट्राइवेलेंट से बनते हैं, वो पेंटावेलेंट से बनता था। जब सिलिकॉन जर्मेनियम को हम लोग ग्रुप 13 एलिमेंट में डॉप करेंगे तो वो क्या कंटेन करते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन। 3 वैलेंस मतलब ट्राइवेलेंस से ही बनता है एक्चुअल में। ये जो एटम्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्म होते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स विथ सिलिकॉन जर्मेनियम 1 इलेक्ट्रॉन इज लेस, दिस प्लेस ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन होल। इन मतलब जब मिक्स होते रहते हैं ना तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन होल बनता है, ठीक, इस इलेक्ट्रॉन होल का नाम जाता है। इलेक्ट्रॉन होल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है जो कि इन्फ्लुएंस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं तो, ठीक है। ड्यू टू विच कनेक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेज कनेक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होल, दस इसलिए इसे बी टाइप पे कहते हैं। एप्लीकेशन देख लेते हैं, सोलर सेल में काम आते हैं, डायोड ट्रांजिस्टर में भी काम आता है, हाँ देख सकते हो आप लोग। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये, वॉट आर टेट्राहाइड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स, क्या होता है गाइस। टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आता ही है, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका रेशियो बताना है, उसी को आपको डिफरेंस बिटवीन की तरह से मतलब क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं टेट्राहाइड्रल वॉइड्स क्या होते हैं। इन अ क्लोज पेकिंग अरेंजमेंट, एक क्लोज पेकिंग अरेंजमेंट में हर एक जो स्फीयर है, क्या बोली मैं, each sphere of the second layer rests on the hollow triangular void made by 3 touching sphere of the first layer, ठीक है। शुरू के जो, ऐसा नहीं समझना आपको, एक क्लोज पेकिंग अरेंजमेंट है उसमें हर एक स्फीयर जो है सेकंड लेयर का जो हर एक स्फीयर है वो फर्स्ट लेयर से एक टच करके एक क्या बना रहा है, एक ट्रायंगुलर वॉइड गैप बना रहा है। और ये जो वैकेंट स्पेस फॉर्म होता है 4 स्फीयर को टच करने से, इसी को क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रल वॉइड कहते हैं। इनका जो साइज़ होता है वो साइज स्फेयर साइज से रिलेटिव होता है, मतलब उसी के लगभग होता है। और ये इस तरीके से है, ये वॉइड का साइज़ है ऊपर का, और अपॉन में स्फेयर का साइज तो आ जाएगा इतना। यहाँ पर देख सकते हो 4 क्या है, एक स्फेयर है और उसको मतलब नीचे का जो स्फेयर है वो टच करता है फर्स्ट लेयर से, तो जो ट्रायंगुलर वॉइड बनता है ना गैप, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं। अब देखते हैं ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, सिंपल सी बात, टेट्राहाइड्रल मतलब 4 मतलब स्फीयर से बंद रहे टच करके, ये भी कुछ बनेगा। अब है डबल ट्रायंगुलर, जब इसमें एक ट्रायंगुलर की बात करते हैं, इसमें डबल ट्रायंगुलर, जब डबल ट्रायंगुलर वॉइड जो है 6 स्फीयर से सराउंडेड होते हैं
तो हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड देता है। इनक्लोज चेकिंग में जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल्स होते हैं वॉइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वो इक्वल होते हैं किसके, स्फेयर के। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज क्या होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं किसी टेट्रावॉइड से। साइज़ क्या होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, लगभग रिलेटिव होता है किसके, साइज ऑफ स्फेयर के। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो डबल ट्रायंगुलर वॉइड की बात किया था। अब आते हैं हम आगे चल के फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मेरे को, और सेकंड जो है वो मतलब ये फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट मोस्टली IMP, और सेकंड जो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल मोस्ट IMP, और एक और है क्रिस्टल एमोर्फस डिफरेंस बिटवीन, आ ही सकता है। तो ये सब को नहीं कि नहीं आएगा, ऐसा कंपलसरी ही करना, आगे करो ना मत करो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपलसरी ही, क्योंकि इसमें से इस चैप्टर से 5 नंबर के आने वाले हैं, नहीं 4 नंबर के आने वाले हैं, तो आएगा ही आएगा। जरूरी नहीं कि 1 नंबर वाला दे दे 2 नंबर, ठीक, इतना पता है कि 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है, वो पीसी में देगा। ठीक है, तो बड़ा ही क्वेश्चन देगा, सिंपल सी बात है, सो आप जरूर कीजिए। अब आगे देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू वैकेंसी एट कटायन साइट। ये डिफेक्ट कैसे होता है, कटायन साइट के वैकेंसी होने के कारण डिफेक्ट। समझ में आया क्या बोली मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट कैसे होता है, कटायन मतलब पॉजिटिव। अगर कोई क्रिस्टल लैटिस है, मतलब क्रिस्टल मतलब कोई है, ठीक, तो उसमें कटायन नहीं है, कटायन चला गया कहीं और, ठीक है, अपनी स्पेस से उसकी जगह से लेके कहीं और चला गया, तो वहाँ पर गैप बच जाएगा ना, गैप बचेगा, उसी गैप को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। याद करना जो कटायन, न कि अनायन, अनायन नेगेटिव, कटायन पॉजिटिव। यहाँ पर भी लिखा है कटायन जो है अपनी कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस से जगह को देखो रिलेटिव मतलब lattice site and moves into an interstitial site. Frankel defects are common in ionic compound which possess low coordination number in which there is large difference between the size of positive and negative ions. ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो क्या होता है, आयनिक कंपाउंड से नॉर्मल है, क्योंकि वो लो कोऑर्डिनेशन नंबर पोजेस करते हैं, और जिसके कारण मतलब जिसकी वजह से जो लार्ज डिफरेंस बिटवीन होता है साइज में, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव आयन के बीच में मिलता है। एज देयर इज़ नो एब्सेंस ऑफ आयंस, और उनके आयन से कोई एब्सेंस नहीं है उसमें डेंसिटी से लेके। ये जो डिफेक्ट है ये फाउंड होते हैं क्रिस्टल में, जैसे कि ये, ठीक, एग्जांपल है ये सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर क्रोमाइड और जिंक सल्फेट। अब देखो आपको सिंपल से कुछ नहीं बनाना है, एकदम इजी है ये डायग्राम, को थोड़ा देख के डर लग रहा होगा, एकदम इजी है गाइस, बता देती हूँ आपको मैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बॉक्स बनाना, उसके बाद इरेजर लेना, कट करते जाना, या फिर इजी तरीका आपको मैं ये बताऊँ, ज़रूरी नहीं 4 तो 4 ही लें, बहुत सारे ले सकते हैं, 1 2 3 4, है ना, छोटा वाला ही बना लेते हैं। मेरे पास स्पेस नहीं है गाइस, तो मैं इसका इसलिए ऐसा ही बना रही हूँ। वेट, दिस बोर्ड इज़ नॉट वर्किंग, दैट्स वाई आई फील दी। ये जो मैं गोल तो बन नहीं रहा है, बट फिर भी आपको अपने तरीके से बनाना है। ओके, इससे बहुत टाइम हो गया इस वजह से। मैं किसी को ज़्यादा बड़ा ही बना रही थी, किसी को छोटा ही, इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम है। ठीक है, जो भी है आप लोग अपने हिसाब से अच्छे से बनाना और गुड मार्क्स स्कोर करना, कमेंट में बताना कि कितना आ रहा है आपको। ठीक है, अब ये तो इस तरीके से हो गया, मतलब मैं क्या की वहाँ पर उसी चार्ट इस सर्कल बनाई, फिर उसको आप लोगों को करना है कुल मिला के, बस ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा नहीं करना कि प्लस माइनस नहीं करना है। देखो सबसे पहले प्लस है, फिर माइनस, प्लस माइनस, आप कहीं से भी जाएंगे ना, यहाँ से वहीं से प्लस माइनस से ही करना, और वहाँ पर एक प्लस कहीं
जहाँ पर प्लस आता है उसको जगह खाली कर देते हैं, फिर वहाँ पर वैकेंसी रहेगी, कटायन की वैकेंसी हो जाएगी और उसे हम कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। अगर वहीं पर आप बताऊँ स्कॉटकी डिफेक्ट कैसे बनाओगे, यहाँ पर ये कटायन मतलब पॉजिटिव वाला था उसको हम लोग गेप कर दिए हैं, वहीं पर एक अनायन मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों का गेप को छोड़ देंगे ना, दोनों खाली रहेगा, पॉजिटिव वाला भी निगेटिव वाला भी, मतलब अनायन और कटायन दोनों को जगह छोड़ देगा, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको फ्रैंकल नहीं स्कॉटकी डिफेक्ट का वो डायग्राम में जैसे समझे आप लोग यकीन नहीं हो देखो यहाँ पर अनायन की वैकेंसी होने के कारण हुआ है, यहाँ पर कटायन वैकेंसी होने के कारण हुआ है। तो यहाँ पर लिखे हैं ये जो डिफेक्ट है ये होता है क्रिस्टल जब एक कटायन और एक अनायन मिस होते हैं अपने नॉर्मल लैटिस साइड से, तो रिजल्ट क्या होता है, वैकेंसी क्रिएट होता है। तो हम लोग जो नंबर ऑफ मिस होते हैं पॉजिटिव एंड वो इक्वल, हाँ इसमें ये बता रहा है कि जो नंबर ऑफ कटायन मिस हुआ है, ऐसा नहीं कि आप 2 पॉजिटिव निकालें 1 निगेटिव निकालें, ऐसा हो नहीं सकता। जो नंबर ऑफ मिस हुआ है इतने नंबर का पॉजिटिव भी रहेगा, उतने नंबर का निगेटिव रहेगा, इस तरीके से आपको बताया है इसमें। यहाँ पर लिखा है कि whole is electrical neutral. The crystal as a whole is electrically neutral. इस डिफेक्ट के कारण, स्कॉटकी डिफेक्ट के कारण इसमें जो क्रिस्टल का जो डेंसिटी है वो कम हो जाता है, उसमें तो बढ़ता है, इसमें डिक्रीज होता है। ये जो डिफेक्ट है इस फाउंड इन अल्कली मेटल्स में मिलते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड सॉरी पोटेशियम ब्रोमाइड एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल एक याद करना, बस इतना पता है, ठीक है। अब स्कॉटकी डिफेक्ट डेंसिटी बढ़ने के कारण क्रिस्टल कम हो जाता है, मतलब ये बोल रहे हैं कि स्कॉटकी डिफेक्ट ज़्यादा बढ़ता है ना, उसके कारण डेंसिटी कम हो जाता है उसका। अब वो इसका वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, प्लीज़ इसे आप रिमूव मतलब कि याद ना ऐसे स्किप मत करना इसे। अब ये क्वेश्चन है हाउ आर सब्सटेंस क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो ऐसे जो सॉलिड सब्सटेंस है उसे क्लासिफाइड किया किसके बेस पे, एक उसके बिहेवियर के मैग्नेटिक फील्ड के बेस पे समझाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें से आ सकता है, देखो ये और फिजिक्स इज़ टोटली मतलब मैचेबल है, मतलब वैसे नहीं कि कुछ अलग पढ़ रहे हैं। अब देखो कि फिजिक्स में लास्ट चैप्टर कुछ समथिंग है उसमें भी दिया गया है पैरामेट्रिक क्या है, ये नॉर्मल है, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फिजिक्स में, ठीक। तो इसमें भी और कुछ है सेकेंड टाइप पी टाइप, उसमें भी डायोड उसमें भी है लास्ट चैप्टर वाले में। तो ऐसा नहीं कि इसी में पढ़ रहे हो तो उसको यहाँ पढ़ना नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा है, बहुत कुछ सेम है, ठीक है ना। अब देखते हैं डायमैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, इसमें इस तरीके से आप कन्फ्यूजन होने लगा, कन्फ्यूजन हो रहे होगे बट कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है ना। डायमैग्नेटिक है, यहाँ पर पैरामैग्नेटिक है। तो डायमैग्नेटिक समझते क्या है, एकदम सिंपल से बता रहे हैं आपको, डायमैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक है सब्सटेंस जिसमें किसी एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण, मतलब इसमें रिपेल करते हैं ना, उसे डायमैग्नेटिक कहेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो आप देख सकते हो डायमैग्नेटिक की बात करें तो रिपेल हो रहे हैं, ठीक है, रिपेल्ड होना, इसमें अट्रैक्ट होना, और इसमें एक रिपेल एक अट्रैक्ट होता है फेरोमैग्नेटिक में। एंटी फेरिक उसमें अपोजिट है, मतलब एंटी फेरिक अलग ही है, इस तरीके से कुछ है बताती हूँ मैं। सब्सटेंस विच एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन बिटवीन फेरोमैग्नेटिक, क्या यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक नहीं, सब्सटेंस विच आर रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर नॉन एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो इसमें लिखा है कि एक्सटर्नल मतलब बाहर के जो मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण रिपेल्ड करते हैं सब्सटेंस, उसे हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो है सारे जो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल मतलब पेयर्ड बने पेयर्ड ही रहते हैं, याद रखो कोई पेयर्ड नहीं, पेयर्ड भी नहीं कैसे होगा, पेयर है तभी तो रिपेल मतलब रिपेल करेंगे एक दूसरे को। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, सब्सटेंस विच आर अट्रैक्ट, जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं, एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ये आपको याद कर लेना है।
Ferromagnetism substances which are strongly attracted by the magnetic field are known as ferromagnetic substances. They show permanent magnetism even in the absence of magnetic field. They contain more number of unpaired electrons and exhibit spontaneous alignment in the same direction. जैसे कि एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा. ऐसे सब्सटेंस जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, मतलब फेरोमैग्नेटिक्स में बात करें, ठीक है, इसमें ऐसे सब्सटेंस जो स्ट्रांगली मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, उसे हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म. सिंपल सी बात है, डायमैग्नेटिक मतलब कि रिपेल करना. एक बेसिक वर्ड ले लो, डायमैग्नेटिक मीन्स रिपेल करना और पैरामैग्नेटिक मतलब कि अट्रैक्ट करना. फेरोमैग्नेटिक मतलब स्ट्रांगली जो अट्रैक्ट करते हैं, पैरामैग्नेटिक जस्ट अपोजिट, मतलब अपोजिट नहीं, उसी की तरह है. अब यहाँ पर लिखा था एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें अलाइनमेंट ऑफ हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के आधे सारे क्या होते हैं, आधा पूरा एक डायरेक्शन में होता है, अलाइनमेंट होता है, उसे हम कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म. मतलब हाफ, मतलब इसमें ये सारे अनपेयर होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पेयर है तो नहीं, अनपेयर होंगे और एक ही डायरेक्शन में ही, डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक, एक उधर एक इधर, एक उधर एक इधर, इस तरीके से, और आधा ही फील्ड होगा. अब देखते हैं फेरीमैग्नेटिज्म में सब्सटेंस जो एक्सिबिट करते हैं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, जिसमें फेरोमैग्नेटिज्म और ठीक फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में लाई करेगा. उसे फेरीमैग्नेटिज्म कहते हैं हम लोग. ये जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट के साथ होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है, इक्वल नहीं होता है, और ये जो है मैग्नेटिक मूवमेंट पोजेस नहीं करते हैं. एग्जाम्पल ये है. और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल ऑफ अ क्यूबिक लैटिस. ये भी है, ठीक है, आपको आप देखो तो आप उस टाइम उसमें पढ़े थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो यहाँ पर दोबारा दिया नहीं है, वो इसी को ही आपको लिखना है, डायग्राम बनाना आपको, ठीक है. और एक फेस का पढ़े थे हम लोग, बॉडी का ही पढ़े थे, ठीक गाइस. अब देख सकते हो यहाँ पर एक स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट. अगर आपको स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट का पता है क्या होता है क्या नहीं, तो आप डिफरेंशिएटिव बना सकते हो, ठीक है. स्कॉटकी डिफेक्ट क्या पढ़ी थी मैं उसमें, पहला पॉइंट तो ये लिखोगे आप लोग कि अनायन कटायन की वॉइड होने के कारण, उनकी वजह से, उनके लीव होने की, उनके मिस होने के कारण वो डिफेक्ट होता है, उसे स्कॉटकी डिफेक्ट कहते हैं. उसमें फ्रैंकल नहीं, बस कटायन होता था. दूसरा पॉइंट ये कि जो डेंसिटी है उस स्कॉटकी में कम होता है और इसमें इंक्रीज होता है, ठीक ना. इस तरीके से बहुत सारा पॉइंट है, डायरेक्ट मूवमेंट होते हैं किसी में. कटायन और आयन कम्प्लीटली छोड़ देते हैं अपने लेटिस साइड से, फ्रैंकल डिफेक्ट में नहीं होता, सिर्फ कटायन बस लीव करते हैं अपने लेटिस साइड को, ठीक है, ऑक्यूपाई ये करते हैं इंटरस्टिशियल साइड. अब सेकंड पॉइंट है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल का जो डेंसिटी है वो कम होता है, किसमें, स्कॉटकी डिफेक्ट में. इस डिफेक्ट के कारण कम हो जाता है. और ये जो डिफेक्ट है जनरली आयोनिक कंपाउंड में होता है, वो भी हाई कोऑर्डिनेशन के साथ. इसमें बात करें फ्रैंकल में, ये जो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होता तो है आयनिक कंपाउंड के साथ, लेकिन लो कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ, जहाँ साइज़ क्या होता है कटायन और अलग अलग होता है, और इसमें लगभग सेम होते हैं. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसमें इफेक्ट पड़ता है, मैग्नीट्यूड का इफेक्ट पड़ता है. सो गाइज अब देखते हैं क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा 10th नंबर. एक क्यूबिक लैटिस ऑफ फेस सेंटर को पढ़े थे हम लोग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का डायग्राम बनाना. इसमें डायग्राम बस पूछ रहा है, ठीक है ना, ड्रॉ करना है आपको. ऑक्टाहेड्रॉइड हम लोग देखे थे, दो ट्रायंगुलर की वजह से बनता है वो. और पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या समझते हो, जिसमें हम लोग ट्राईवेलेंट, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, जब हम 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग उसमें डिप करेंगे, डॉपिंग करेंगे तो बनते हैं. ये सब पढ़े हैं हम लोग, उससे वही है. और एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है ये सब हम जस्ट पढ़े थे, देख सकते हैं आपने लिखा है. सॉरी 15 नहीं 13. पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो फॉर्म होता है 13 ग्रुप के जो एलिमेंट्स, उसे हम ड्रॉप करते हैं किसे, 14 ग्रुप के साथ. और कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होल होने के कारण. अब देखते हैं अगर रेडियस ऑक्टाहेड्रॉइड का जो रेडियस है वो आर है, ठीक, और रेडियस ऑफ द एटम्स इन क्लोज पैकिंग इज आर. डिराइव रिलेशन बिटवीन आर एंड कैपिटल आर, दोनों का रिलेशन बताना है. ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड है वो सराउंडेड होता है किससे, 6 स्फीयर से.
जहाँ 4 स्फीयर क्या होता है रिप्रेजेंट करते हैं और स्फीयर जो अबव एंड बिलो द वॉइड आर नॉट रिप्रेजेंटेड। सपोज मान लेते हैं कि जो एज लेंथ है उनका यूनिट सेल का वो ए है, रेडियस होगा स्मॉल आर और रेडियस वीक आर मतलब कैपिटल आर। तो ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इक्वल होगा बी सी के और कितना सेंटीमीटर होगा ए सेंटीमीटर। ठीक इस तरीके से यहाँ पर है इन दोनों का पाइथागोरस थ्योरम से निकाले हम लोग, तो ये आ गया √2a। और अब देखते हैं कुल मिला के इस तरीके से है। इस टाइप तो आता नहीं है ना आया है, पता नहीं आ भी सकता है बट थोड़ा देख लेना ऐसा नहीं कि कुछ पता नहीं। अगर आ जाए अगर 4 नंबर के है कुछ पता नहीं है तो 2 नंबर के लिए बना लो, ऐसा भी करके जाना गाइस। अब देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अभी तक तो ऐसा नहीं कि आया भी नहीं है, आया भी है न्यूमेरिकल लेकिन ऑप्शन में होता है। हाँ इसमें ऑप्शन में ही आएंगे। गोल्ड एटम एटॉमिक रेडियस इतना है 0.144 nm है। क्रिस्टलिसिस इन अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द सेल्स। कैसे इसमें आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल में सबसे पहले तो जो गिवन दिया है उससे आप गिवन को लाइन से लिखना है। ठीक उसको जो पूछा है वही बताना है। व्हाट इसमें पूछा है सेल के साइड के लेंथ बताना है क्या होगा, तो ए की वैल्यू इससे पुट किए मल्टीप्लाई कर दिए आ गया। वैसे ये भी है एल्युमिनियम क्रिस्टलाइसिस इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन मेल्टिंग रेडियस इज इतना, ये भी हमें भूल गया। तो मतलब बताना है कि लेंथ क्या होगा यूनिट सेल के एक लेंथ का, तो यहाँ पर दिया है फेस सेंटर क्यूबिक सेल में। तो जो स्ट्रक्चर में रिलेशन है किसका, एटॉमिक रेडियस और यूनिट सेल। तो 4i = a/√2 ए = यहाँ पर हो गया। ठीक है अब a वहीं पर है तो 4r/2 हो जाएगा 4r/√2। अब √2 को मल्टीप्लाई तो यहीं पर है गाइस, 4 को अगर हम इस साइड करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। वॉल्यूम भी निकालने बोल रहे हैं तो आ जाएगा आपको लोगों। तो इस तरीके से ये सारे क्या है न्यूमेरिकल्स हैं। ये सारे क्वेश्चन नहीं आए हैं।